रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 21। एकांश का अन्वी को स्पॉन्ज बात देना और किस। अब तक अन्वी की बात सुनकर अनीशा का मुंह एकदम से गुस्से से काला पड़ जाता है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, वो मैं अनीशा इतना ही बोली थी कि अन्वी बीच में ही बोल पड़ती है, दी नहीं, मुझे मेरे नाम से ही बोलो, वही बेहतर होगा। फिर मन में खुद से ही बोलती है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से दी सुनना भी मुझे चुभता है। मेरी कानों में मुझे नफ़रत होने लगती है इस वर्ड से, जो कभी खुश हो जाया करती थी दी सुनकर। अन्वी अपने बचपन के टाइम को सोचती है, जिसे सोचकर उसे अपने दिल में दर्द होने लगता है। तब और अब में बहुत फ़र्क हो गया था। उसकी बहन अब पहले जैसी नहीं थी। अन्वी खुद को संभालती है और एकांश के सीने में सर रख के बोलती है, हबी मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, क्या आप मुझे हमारे बेडरूम में छोड़ सकते हैं? मैं दादी और दादू से बाद में मिल लूँगी, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एकांश अन्वी को अपने बेडरूम में लेके जाने लगता है। वही अनीशा बस गुस्से का घूंट पीते हुए चुप ही रह जाती है। फिर गुस्से में अन्वी को देखती है, जो इस वक्त एकांश की गोद में थी। वही दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र की औरत एक लड़की को पीटे जा रही थी मोटी लकड़ी से। वो लड़की बार बार छोड़ने को बोल रही थी, लेकिन वो औरत उसकी बातों को अनसुना करके और मारने लगती है। अब आगे एकांश अन्वी को बेडरूम में लेके जाता है और अन्वी को बेड पे अच्छे से लेटा देता है। सभी चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करता है। वाइफी, क्या तुम कंफर्टेबल हो? एकांश पिलो को ठीक करते हुए अन्वी से पूछता है। अन्वी एकांश की बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बस हम में जवाब देती है। फिर एकांश का हाथ पकड़ के अपने पास बिठाती है और एकांश से पूछती है, हबी क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? अन्वी की बात सुनकर एकांश कन्फ्यूजन में अन्वी को देखता है और फिर पूछता है, नाराज़ क्यों होना चाहिए मुझे तुमसे? एकांश की बात सुनकर अन्वी धीरे से बोलती है, क्योंकि मैंने नीचे आते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया और दादी से भी मिली भी नहीं, मैंने उन्हें भी इग्नोर कर दिया, बोलकर अन्वी अपना सर नीचे झुका लेती है। अन्वी इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। एकांश अन्वी के ठुड्डी को पकड़ के उसके सर को ऊपर करता है और अन्वी की आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है, वाइफी सबसे पहले तुम ना अपना सर कभी भी किसी के सामने मत झुकाना, चाहे मैं भी क्यों ना हो। मैं ना तुम्हारा सर हमेशा ऊपर ही देखना चाहता हूँ। आई मीन कि आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली अन्वी, जो किसी के सामने नहीं झुकती है। एकांश की बात सुनकर अन्वी उसके आंखों में देखती हुई बोलती है, मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? इतना बोल अन्वी बड़े बड़े हेज़ल ग्रीन आइज से टिमटिमाते हुए एकांश को देखने लगती है। एकांश अन्वी के फेस को गौर से देखता है। जैसे ही एकांश की नज़र अन्वी के पिंक लिप्स पे जाती है, उसकी नज़रें वहीं पर ठहर जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगता है। एकांश अपने लिप्स को अन्वी के लिप्स पे रख देता है और अन्वी को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद अन्वी के लिप्स को छोड़ देता है। अन्वी बस एकांश को देखती ही रहती है। अन्वी एकांश को प्यार से देखते हुए बोलती है, नहीं मेरी जान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ होने की बात ही नहीं है। दादा दादी कौन से कहीं भागे जा रहे हैं, तुम उनसे बाद में भी मिल सकती हो। अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो तो अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। एकांश की बात सुनकर अन्वी बोलती है, थैंक यू सो मच हबी मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना बोल अन्वी एकांश को हग कर लेती है। फिर कुछ देर बाद अलग होके बोलती है, हबी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस ड्रेस में, मुझे शॉवर लेना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? ये बोल अन्वी बड़ी बड़ी आंखों से टिमटिमाते हुए एकांश को देखने लगती है। एकांश अन्वी को देखता है, फिर बोलता है, सॉरी वाइफी, लेकिन तुम अभी शॉवर नहीं ले सकती, डॉक्टर ने मना किया है। एकांश की बात सुनकर अन्वी मायूस हो जाती है, जिसे देख एकांश फिर अन्वी से बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें स्पॉन्ज बाथ दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो।
एकांश की बात सुनकर अन्वी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि सच में उसे बात लेना था। वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो तुरंत हाँ में सिर हिला देती है और स्पॉन्ज बात देने का बोलती है। अन्वी की बात सुनकर एकांश के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो बाथरूम में जाके पानी और एक छोटा टॉवेल लेके आता है और अन्वी के पास आके अन्वी को अनड्रेस करता है। फिर टॉवल की मदद से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है। ये सब करते वक्त एकांश के फेस पे बहुत ही पसीना आने लगता है। वहीं अन्वी को भी बहुत शर्म आ रही थी। एकांश जल्दी से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देता है और अन्वी को एक कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनाता है और तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है। अन्वी बस देखती ही रह जाती है। करीब आधे घंटे बाद एकांश बाथरूम से बाहर आता है, शॉवर लेके, और क्लोजेट से अपना 3 पीस सूट निकाल के रेडी होने लगता है। अन्वी एकांश को रेडी होते देख बोलती है, अभी क्या आप कहीं जा रहे हो? जिस पर एकांश बोलता है, हाँ वो एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है इसलिए जाना पड़ेगा। मैं जल्द ही आ जाऊँगा, अभी जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपने कोट को ठीक करता है। फिर अन्वी के पास आके अन्वी के हेड पे एक लाइट किस करता है और अन्वी को अपना ख्याल रखने का बोल बाहर चला जाता है बेडरूम से। बाहर आते ही एकांश के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो जाते हैं। इस वक्त वो एकांश लग ही नहीं रहा था। एकांश अपना फ़ोन निकाल के कुछ टाइप करता है और जल्दी से मेंशन से बाहर चला जाता है। रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 22। ना जाने किसका गंदा खून है और टॉर्चर। अब तक अन्वी की बात सुनकर एकांश के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो बाथरूम में जाके पानी और एक छोटा टॉवेल लाता है और अन्वी के पास आके अन्वी को अनड्रेस करता है। फिर टॉवेल की मदद से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है। ये सब करते वक्त एकांश के फेस पे बहुत ही पसीना आने लगता है। वही अन्वी को भी बहुत शर्म आ रही थी। एकांश जल्दी से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देता है और अन्वी को एक कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनाता है और तुरंत ही बाथरूम से चला जाता है। अन्वी बस देखती ही रह जाती है। करीब आधे घंटे बाद एकांश बाथरूम से बाहर आता है, शॉवर लेके, और क्लोजेट से अपना 3 पीस सूट निकाल के रेडी होने लगता है। अन्वी एकांश को रेडी होते देख बोलती है, अभी क्या आप कहीं जा रहे हो? जिस पर एकांश बोलता है, हाँ वो एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है इसलिए जाना पड़ेगा। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, अभी जाना पड़ेगा मुझे। इतना बोलकर वो अपने कोट को ठीक करता है। फिर अन्वी के पास आके अन्वी के हेड पे एक लाइट किस करता है और अन्वी को अपना ख्याल रखने का बोल वो बाहर जाने लगता है। बाहर आते ही एकांश के फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो जाते हैं। इस वक्त वो एकांश लग ही नहीं रहा था। एकांश अपना फ़ोन निकाल के कुछ टाइप करता है और जल्दी से मेंशन से बाहर चला जाता है। अब आगे, माँ प्लीज़ मत मारो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा अगली बार। माँ आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ प्लीज़ मुझे मत मारो। एक लड़की जो दुबली पतली सी थी, एक औरत उसे मोटे डंडे से मारे जा रही थी बिना किसी रहम खाए। वो लड़की रोते हुए उस औरत को जिसे वो माँ बोल रही थी उसे ना मारने की विनती करती थी, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके मारे जा रही थी। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी तू? सिर्फ एक कचरा है जिसे मेरे पति ने उठा लिया था। भले ही वो तुझे बेटी मानती हो, लेकिन मैं नहीं मानती तुझे अपनी बेटी। ना जाने किसका गंदा खून है, ना तेरे बाप का कोई अता पता है और ना ही तेरी माँ का। अगली बार अगर तूने फिर से मुझे माँ कहा तो देख, जो गरम कोयले हैं ना वो सीधे तेरे मुंह में डाल दूंगी, मनहूस कही की। इतना बोल वो औरत एक लात मार के उस लड़की को वहीं पे अधमरी हालत में छोड़ चली जाती है। वो लड़की वहीं पे खुद को समेटते हुए रोने लगती है। उस लड़की की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। लड़की के बॉडी में जगह जगह पे चोटों के निशान थे। वो लड़की वहीं पे बैठ के रोने लगती है। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। औरत के जाने के कुछ ही देर बाद एक लड़की जो उसी की उम्र की होगी वो आती है वहाँ पर और उस लड़की के पास जाके धीरे से बोलती है, दीदी ये खा लो आप जल्दी। माँ ना अभी घर पर नहीं है इसलिए जल्दी से ये खा लो। मैं ना सबसे छुपा के लाई हूँ ये खाना, जल्दी जल्दी खा लो। इतना बोल वो लड़की एक खाने की प्लेट उस लड़की को देती है।
वही वो लड़की जिससे औरत मार पीट के गई थी। जब वो ये आवाज़ सुनी है तो अपना सिर उठा के अपने आंसू पोंछ के धीरे से मगर अपनी रूंधी आवाज़ से बोलती है, अनु तू यहाँ पे क्या कर रही है? पता है ना, अगर माँ ने देख लिया तुझे तो मेरे साथ वो तुझे भी पनिशमेंट देगी। तू चली जा यहाँ से। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की जिसका नाम अनु था वो बोलती है, दीदी मैं चली जाऊँगी, लेकिन पहले आप ये खाना खा लो। आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। प्लीज़ दीदू आप खा लो ना जल्दी। अनु की बात सुनकर वो लड़की काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर खाना खाने लगती है क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। सच में उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। वही दूसरी तरफ एकाश घर से बहुत ही गुस्से से निकलता है। कुछ देर बाद एकाश की कार जंगल में बने एक मैंशन के पास रुकती है। एकाश जल्दी से उस मैंशन के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो एक बेसमेंट के अंदर था जहाँ पे एक आदमी को बड़े ही बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। वो आदमी बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे नहीं पता वो अब कहाँ पे है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। एकाश इस वक्त किंग साइज़ के बने एक बड़े से चेयर पे किंग की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई रहम नहीं था। एकाश उस आदमी को तड़पता हुआ देखता है और अपने असिस्टेंट रजत को बोलता है, कुछ पता चला? जिस पर रजत बोलता है, बॉस ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। इतने टॉर्चर के बाद भी ये उस शख्स का नाम बताने को रेडी नहीं है। रजत की बात सुनकर एकाश बिना कोई इमोशन के बोलता है, इसे और टॉर्चर करो जब तक ये बता नहीं देता, और सात्विक को बोलो अपने आदमी लगा दे इस काम के लिए, बाकी का बाद में देखेंगे। इतना बोल एकाश वहाँ से निकल जाता है। रजत भी बॉडीगार्ड्स को उस आदमी को और टॉर्चर करने का इंस्ट्रक्शन देके अपने बॉस एकाश के पीछे चला जाता है। रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 23। सुहानी ने बताया अन्वी को बेबी के बारे में। अब तक एकाश इस वक्त किंग साइज़ के बने एक बड़े से चेयर पे किंग की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई रहम नहीं था। एकाश उस आदमी को तड़पता हुआ देखता है और अपने असिस्टेंट रजत को बोलता है, कुछ पता चला? जिस पर रजत बोलता है, बॉस ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। इतने टॉर्चर के बाद भी ये उस शख्स का नाम बताने को रेडी नहीं है। रजत की बात सुनकर एकाश बिना कोई इमोशन के बोलता है, इसे और टॉर्चर करो जब तक ये बता नहीं देता है, और सात्विक को बोलो अपने आदमी लगा दे इस काम के लिए, बाकी का बाद में देखेंगे। इतना बोल एकाश वहाँ से निकल जाता है। रजत भी उस बॉडीगार्ड को उस आदमी को और टॉर्चर करने का इंस्ट्रक्शन देके अपने बॉस के पीछे चला जाता है। अब आगे कपूर पैलेस में अन्वी अकेले बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए अपना फ़ोन लेके इंस्टाग्राम में चली जाती है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। अन्वी अभी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर ही रही थी कि उसकी नज़र एक पिक पे पड़ती है। वो एक लड़के की फ़ोटो थी जिसमें वो लड़का शर्टलेस था और वो दिखने में हैंडसम था। उस लड़के की फ़ोटो देखकर अन्वी को वो कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे वो पहले भी कभी उससे मिल चुकी हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कब मिली है वो उससे। अन्वी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन में सुहानी का नाम आता है, जिसे देख अन्वी का मन उस लड़के से डाइवर्ट हो जाता है। अन्वी सुहानी का कॉल पिक करती है और उससे बातें करने लगती है। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बातें करते करते अचानक सुहानी बोल पड़ती है, अन्वी तुझे पता है क्या, आज मुझे ना एक बेबी रास्ते में मिला जो करीब 2 या 2.5 महीने का होगा। यार मैं बता नहीं सकती वो बेबी कितना ज़्यादा क्यूट था, और सबसे कोइंसिडेंस की बात यह है कि उस क्यूट बेबी की आइज़ बिल्कुल तेरी तरह थी, हेज़ल ग्रीन। जब मैंने उस क्यूट बेबी को पहली बार देखा ना, तो मुझे सबसे पहले तेरा ही फेस नज़र आया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने तो इतना बोल सुहानी चुप हो जाती है। उसे रियलाइज़ हो जाता है उसने अभी क्या बोला है। सुहानी को याद आता है कि अन्वी ने अभी कुछ महीने पहले ही अपना बेबी खोया है और शायद उसने बेबी की जिक्र करके अन्वी को हर्ट कर दिया।
वही अनवी जब सुहानी के मुंह से बेबी का जिक्र सुनती है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसे पिछले जन्म की बातें याद आती है जब वो अपने बेबी से फर्स्ट टाइम मिली थी। उसके बेबी की आंखें भी उसी की तरह हेज़ल ग्रीन थी, लेकिन फीचर्स एकांश से मिलते जुलते थे। अपने बेबी को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाह के भी अपने बेबी से नहीं मिल सकती है। वो जानती थी उसका बेबी अभी बहुत छोटा होगा। अन्वी अपने बच्चे के लिए बहुत ही बेचैन थी। वो अपने बेबी को अपने सीने से लगाना चाहती थी और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसकी तड़प कोई नहीं महसूस कर सकता था कि वो कैसा फील कर रही है। जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने पेट में कैरी किया, उसके लिए वो लेबर पेन भी सही, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, लेकिन चंद पैसों के लिए डॉक्टर ने अनीशा की बातों में आके उसके बेबी को उससे दूर कर दिया। एक माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। जब एक माँ को उसका बच्चा कुछ घंटे ना दिखाई दे तो वो माँ परेशान हो जाती है कि उसका बच्चा कहाँ पे है, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रहा। जब वो एक बार अपने बच्चे को सामने देखती है तो उन्हें चैन आता है, लेकिन ये तो अन्वी ने जिस बच्चे को अपने 9 महीने पेट में रखा, उसे जन्म दिया, जिसके लिए दर्द सहा, उसी बच्चे का अभी तक उसे चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। हम और आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए सहती है। कहने को बहुत छोटा वर्ड है लेबर पेन, सिर्फ 2 वर्ड का है, लेकिन उसका दर्द सहना उतना ही मुश्किल है। अब चलते हैं स्टोरी में। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में अनीशा अभी अपने कमरे में मज़े से सोफे पर बैठी हुई थी। वही 2-3 सर्वेंट्स उसके पास खड़े थे। कोई उसे हवा लगा रहा था तो कोई उसे जूस पिला रहा था। वही अनीशा आराम से बैठी अपने नाखूनों को सुखा रही थी जिनमें नेल पॉलिश लगी हुई थी। वही एक सर्वेंट अनीशा के पैर दबा रही थी। अनीशा आराम से सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो एक सर्वेंट को अपना फ़ोन लाने को बोलती है। वो सर्वेंट अनीशा की बात सुनकर टेबल के पास से फ़ोन लेकर आता है तो अनीशा उस सर्वेंट पे गुस्सा करते हुए बोलती है, गवार कहीं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे नाखूनों में नेल पॉलिश लगी हुई है? क्या तुम जानबूझकर मेरी नेल पॉलिश ख़राब करना चाहती हो? अनीशा की बात सुनकर वो सर्वेंट भी घबरा जाती है और तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी बेबी जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप गलत समझ रही है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उस सर्वेंट को खुद से डरता देख अनीशा के फेस पे एक घमंड वाली स्माइल आ जाती है। फिर वो उस सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोलती है, कॉल पिक करके मेरे कानों पे लगाओ। इतना बोल वो फिर दूसरी सर्वेंट को जूस पिलाने का ऑर्डर देती है। वो सर्वेंट जूस का ग्लास अनीशा के मुंह के पास कर देती है। अनीशा स्ट्रॉ की मदद से जूस पीती है और फ़ोन में बात करने लगती है। अभी अनीशा डेविल स्माइल करते हुए दूसरी तरफ की बातें सुन रही थी कि तभी फ़ोन की दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीशा के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वह गुस्से से सर्वेंट से फ़ोन छीन के अपने हाथ में ले लेती है और उसके पैर दबा रही सर्वेंट को एक लात मारती है, जिससे वो सर्वेंट थोड़ी दूर जाके गिरती है और उसका सिर साइड टेबल में लगता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन इससे अनीशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से जूस का ग्लास भी साइड फेंक देती है और सभी को कमरे से जाने को बोलती है। बेचारे सर्वेंट बहुत ही डर जाते हैं। दोनों सर्वेंट्स उस घायल सर्वेंट की हेल्प करते हैं और जल्दी से उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। रिवेंज ऑफ वाइफ एपिसोड 24, अनीशा का डर और अनजान शख्स। अब आगे सर्वेंट भी घबरा जाती है और तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी बेबी जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आप गलत समझ रही है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब आगे सर्वेंट के जाने के बाद अनीशा अपने फ़ोन में बात करने लगती है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। अनीशा सामने वाले पे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोगों से एक काम नहीं होता है, मैंने कहा था उस पर नज़र रखो, तो फिर वो अचानक कहाँ चला गया? जल्दी उस आदमी को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम सबको कब्र में खुदवा दूँगी, समझे? मुझे किसी भी हाल में वो आदमी चाहिए, चाहे ज़िंदा हो या मुर्दा, फ़र्क नहीं पड़ता, बस कहीं से भी उसे ढूंढ के लाओ।
उसे मेरे पास। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। फिर कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बोलती है, नहीं नहीं, वो नहीं मिल सकता उसे। मैंने तो उसे आउट ऑफ द कंट्री भेज दिया था, वो भी हमेशा के लिए। और तो और मेरे आदमी भी थे वहाँ पे उस पर नज़र रखने के लिए, तो फिर वो अचानक कहाँ पे गायब हो गया। इस वक्त अनीशा के चेहरे पे परेशानी और डर साफ साफ देखा जा सकता था। अनीशा अपना फ़ोन निकाल के अपने कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल करने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है। अनीशा अपने कमरे के चारों तरफ देखती है, फिर डोर लॉक करके सीधे बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके किसी को कॉल करने लगती है। कुछ रिंग के बाद फ़ोन पिक होता है, जिसे देख अनीशा तुरंत बोलती है, मैं। अभी अनीशा इतना ही बोली थी कि दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीशा तुरंत बोलती है, ओके ओके सॉरी, अब नहीं बोलूँगी, मैं भूल गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर अनीशा कुछ फ़ोन पे कुछ देर बात करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीशा बोलती है, ओके मैं आज रात आपसे मिलने वहाँ आऊँगी, क्योंकि आज यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों कहीं पे गए हैं, तो मैं आराम से आपसे मिल सकती हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीशा ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर फ़ोन साइड रखती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने फेस को देखती है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसे सोच अपना सर झटकती है और बोलती है, नहीं नहीं, तू फालतू में टेंशन ले रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना बोल वो वॉशरूम में अपना फेस वॉश करती है। कुछ टाइम में वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बनारस, दीदी ये लो दवा, इसे खा लो, अनु बोलती है, तो वो लड़की कन्फ्यूजन में उसे देखती है, जैसे उसे पूछ रही हो किस चीज़ की दवा है। वही अनु उसकी बात समझकर बोलती है, दीदू ये दवा खाने के बाद आपको पेन नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, अनु तेरे पास पैसे कहाँ से आए ये दवा खरीदने के लिए? क्या माँ को पता है इस बारे में? नहीं दीदू, उन्हें कुछ नहीं पता, ये मैंने अपने पॉकेट मनी से खरीदी है। प्लीज़ अब आप और कोई क्वेश्चन मत करो और प्लीज़ ये दवा खा लो दीदू। इतना बोल अनु अपनी बहन को दवा खिलाती है। वहीं वो लड़की बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अनु का यूँ खुद को फिक्र करता देख। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग थे उससे प्यार करते थे, एक उसके पापा और दूसरी अनु। बाकी सभी मेंबर उससे नफ़रत ही करते थे। दिन भर उसी से घर का सारा काम करवाते थे और जब उससे कोई गलती हो जाती तब उसे इसी तरह अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता और कुछ खाने पीने को भी नहीं देते थे। तब हर बार अनु ही उसके लिए खाना और पानी लेके आती थी, सबसे छुपाकर। वो लड़की अनु को हक कर लेती है। अनु भी उसकी बहन को हक बैक करती है और बोलती है, दीदू आप ना परेशान मत होना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मन में बोलती है, दीदू बस कुछ दिन और, फिर ना आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस, मैं ना बहुत जल्द आपको इस मतलबी लोगों से बहुत दूर लेके जाऊंगी। ये लोग बहुत ही मतलबी हैं, जिन्हें अपने सिवा कोई और नहीं दिखाई देता है। मुझे भी यहाँ नहीं रहना ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ, जिन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। बस कुछ दिन, फिर हम दोनों ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। कुछ देर बाद अनु कमरे से बाहर निकल जाती है। गाइस, पिछले एपिसोड में आप सब ने पढ़ा होगा कि एक औरत एक लड़की को मार रही थी। ये वही लड़की है। लड़की का नाम बाद में रिवील करूँगी। अब के लिए बस आप जान लीजिए कि ये लड़की हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर में से एक है। वहीं तीसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज़ में एकांश का कैबिन। इस वक्त एकांश किंग साइज चेयर पे राजा की तरह बैठा हुआ फाइल्स चेक कर रहा था। वही रजत उसके सामने था और कुछ ज़रूरी बातें कर रहा था। तभी कैबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। एकांश बिना कोई इमोशन के एक नज़र उस लड़के को देखता है और फिर से अपने फाइल्स में देखने लगता है। वही रजत उस लड़के को देखकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है, सात्विक सर, आप इतनी जल्दी आ गए।